हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर, इसको साथ साथ करेंगे ताकि जो है आपका कवर अप हो जाए और इसको याद करने में भी आपके आसानी हो जाए। और अगर हम बात करते हैं इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। आपको पता होगा प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी भी कंट्री के अंदर फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन होता है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल हेड होता है और रियल हेड कौन होता है? पीएम होता है। ये आपको याद रखना है। और जहाँ वही गवर्नर जो होता है, गवर्नर में भी सेम है कि वही जो ये भी नॉमिनल हेड होता है और जो रियल हेड जो होता है वो सीएम होता है। और इसके अलावा बात करें इनके डिफरेंस की, तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक इसमें जो भी इसके पावर्स हैं, जो भी इसके कंडीशंस है, वो सब के सब इन आर्टिकल्स में आती हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। और कौन से भाग कौन से पार्ट में आता है? फिफ्थ में आता है। वहीं अगर गवर्नर की देखें तो 153 से लेकर 167 तक जो है इसके अंदर इसकी पावर्स, इनकी कंडीशंस वो सारी दी हुई हैं। कौन सा पार्ट है? 6 पार्ट में दे रखा है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है इसके पास, और जो कि आर्टिकल 123 से इसको जो है शक्तियाँ मिलती हैं। ये मैंने अगली अगली स्लाइड्स में बता रखा है और इसको डिस्कस भी कर रखा है। अगर बात करें गवर्नर की, तो ये 213 आर्टिकल नंबर 213 जो होता है वो गवर्नर को जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर देता है। वहीं अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। जैसे इसमें और भी होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है, पीएम होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होता है। सेम ऐसे ही है इसमें भी, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर। अब हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। किस प्रकार से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, किस प्रकार से जो है उसको चुना जाता है। वहीं अगर हम बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर तो जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। किसके? क्योंकि उसमें जो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो वो एड एंड एडवाइस करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, कि वो किसी व्यक्ति को जो है अपॉइंट करे स्टेट्स के अंदर गवर्नर। ये तो अलग ही प्रावधान है इसका। वहीं अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। अगर देखो, कई बार प्रश्न ये भी आता है कि भाई क्यों नहीं डायरेक्टली, क्यों नहीं करते? डायरेक्टली इसलिए नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि भाई जब प्रेसिडेंट के लिए करेंगे तो दोबारा से जो है सारे की सारी जो प्रक्रिया जो होती है, जो मशीनरीज है, उसको लगाना पड़ता है। प्लस ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है काफ़ी बार। कि अब देखो, लोकसभा में जब चुनाव होते हैं तो कितने करोड़ों रुपए जो खर्च किए जाते हैं, तो इस वजह से भी ये नहीं किए जाते, तो इसलिए इसको इनडायरेक्टली वैसे किया जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। तो लोकसभा के, राज्यसभा के जो होते हैं मेंबर्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं इलेक्शन, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यहाँ तक कि स्टेट लेजिस्लेटिव के भी जो है जो मेंबर्स होते हैं वो शामिल होते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो बिल्कुल भी नहीं इसमें शामिल होते हैं। और तीसरा पॉइंट कहता है कि भाई स्टेट, जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी, जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, यहाँ के भी जो मेंबर्स हैं वो शामिल होते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के दौरान। इसके अंदर एक बात ध्यान रखना कि इसके जब इम्पीच किया जाता है, जब इम्पीचमेंट होता है, तो उस समय पे जो है उस समय पे क्या होता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भाग लेते हैं इम्पीचमेंट में। लेकिन जब चुनाव होता है तब जो है नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन पे, प्रेसिडेंट और गवर्नर पे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट में क्या होता है? तो नागरिक होना चाहिए भारत का, जो कि सेम, दोनों में सेम है। और 35 साल जो है उम्र होनी चाहिए, वो भी सेम है आपके गवर्नर में। ये याद रखना। और इसके अलावा एक प्रेसिडेंट में बात करें तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा के इलेक्शन के लिए। ठीक है, ये है ना, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए लोकसभा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट को सपोर्ट करने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स होने चाहिए। और उस 50 में से भी, अब 50 हैं तो उस 50 को भी सपोर्ट करने के लिए 50 और होने चाहिए। जैसे 50 हैं तो 50 और होने चाहिए इसके लिए। और इसके अलावा जो है एक एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, कहीं फीस, फीस ही मान लो, जो डिपॉजिट की जाती है आरबीआई के अंदर, वो 15,000 रुपये होती है। और इसके अलावा अगर जो कोई व्यक्ति लड़ रहा है प्रेसिडेंट के लिए, अगर वो 1/6 से वोट कम लेके आता है, तो उसके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की है आरबीआई के अंदर वो जब्त हो जाएगी। फोर्टिफाइड का मतलब होता है जब्त हो जाना। ठीक है, जैसे मान लो 60 है और 1/6 मतलब 10, अगर वो 10 से कम लेके आता है तो ये पैसे जो है इसके जब्त हो जाते हैं। और इसमें ओथ
कौन दिवाता है, शपथ कौन दिवाता है, जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, या वो अदर सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि गवर्नर में अगर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है गवर्नर को, सो वो जो गवर्नर है वो उस स्टेट का व्यक्ति तो नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली बात है। सो आउटसाइडर होना चाहिए, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ वेयर ही इज अपॉइंटेड। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट से पहले तो जो प्रेसिडेंट है उसको कंसल्ट करनी चाहिए उस स्टेट के सीएम से भी। सो इसमें ये है। और इसके अलावा अगर ओथ की बात करें तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट ऑफ हाई कोर्ट, सो उस स्टेट के जो हाई जो चीफ जस्टिस होते हैं वो क्या है, शपथ दिलाते हैं गवर्नर को। सो अब हम पढ़ते हैं पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की और गवर्नर की क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके आर्टिकल्स के बारे में बता देता हूँ। सो आर्टिकल जो प्रेसिडेंट का होता है वो होता है 72, और जो गवर्नर का होता है वो होता है आपका 161। सो ये आप याद रखना। सो ये आर्टिकल्स हैं जो आते हैं, ये गवर्नर का होता है। सो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं पार्डन। पार्डन में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को जो सज़ा मिली हुई है, चाहे वो डेथ पेनल्टी हो, चाहे वो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, चाहे वो डेथ पेनल्टी हो या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, तो उसको कंप्लीटली माफ़ कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इसमें कि गवर्नर के पास ये शक्ति नहीं होती है कि वो डेथ पेनल्टी को जो है माफ़ कर दें। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और बताता हूँ इसमें, इसी में ही है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास एक थोड़ी सी स्पेशल पावर होती है। एक तो मैंने बता दिया कि एक तो वो डेथ पेनल्टी को जो है वो बिल्कुल ही हटा देता है या लाइफ इम्प्रिजमेंट को। दूसरा ये होता है अगर किसी व्यक्ति का कोर्ट मार्शल भी अगर हो रखा है या उसको सेंटेंस या कहीं उसका कोर्ट मार्शल चल रहा है तो वो उसको भी क्या है राहत दे सकता है या उसको भी हटा सकता है। और तीसरा आपको मैं बता रहा हूँ कि डेथ पेनल्टी हो गया आपका। और यहाँ तक कि आपको बताऊँ, या तो किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा गुनाह किया है जो यूनियन लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, सो उसको भी वो माफ़ कर देता है। सो ये 3 पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। एक मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती कि वो डेथ पेनल्टी को माफ़ कर दे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि कंप्यूटेशन में क्या होता है कि अगर मान लो इसमें क्या है कि पनिशमेंट जो होती है उसको लाइटर फॉर्म में कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है जैसे अगर किसी को व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिली हुई है तो उसको क्या कर दिया जाता है, या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट किया जाता है, ठीक है, आजीवन कारावास जिसे हम कहते हैं, तो आजीवन कारावास में उसकी सजा को बदल दिया जाता है। थर्ड पॉइंट होता है रिमिशन। इसमें क्या होता है कि जो करेक्टर जो होता है जिस सेंटेंस का उसको आ, मतलब जो करेक्टर जो होता है वो तो सेम रहता है लेकिन जो पीरियड होता है उसको घटा दिया जाता है। जैसे एक होता है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट दो तरह की होती है। एक तो होता है आजीवन कारावास इन द सेंस मतलब कि जब तक उसकी एज रहती है, मतलब अनटिल डेथ, कि वो जो है जेल में रहेगा, ठीक है। और एक होती है लाइफ इम्प्रिजमेंट, जैसे मान लो 14 साल, सो तो इसमें ये कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो ये है इसमें। और रिस्पाइट में क्या होता है कि अवॉर्ड लेसर सेंटेंस, मतलब ये स्पेशल कैटेगरी होती है। स्पेशल कैटेगरी कैसे कि जैसे मान लो कोई जो फिजिकली हैंडीकैप है कोई व्यक्ति, मान लो फिजिकली हैंडीकैप कोई जिसको जिसको सेंटेंस मिली हुई है, जिसको सजा मिली हुई है, या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, अब उसकी जो सजा है उसको भी बदल दिया जाता है या उसको कम कर दिया जाता है। तो इसमें ये है, इसमें ये स्पेशल कैटेगरी है। और रिप्राइव में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को सेंटेंस मिली हुई है या सज़ा मिली हुई है उसको एक टेम्परेरी टाइम दिया जाता है ताकि वो अपनी सज़ा को या तो वो माफ़ करवा ले, मतलब पार्डन करवा ले, या उसको जो चेंज करवा ले। जैसे डेथ पेनल्टी मिली हुई है तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट करवा लो, या लाइफ इम्प्रिजमेंट में उसको चेंज करवा ले, किससे, प्रेसिडेंट। सो ये है आपकी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब हम बात करते हैं टर्म्स की। और तो प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो कार्यकाल जो होता है वो 5-5 साल के लिए होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। गवर्नर के केस में क्या होता है कि देखो, सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे जब तक गवर्नर जो है उस ऑफिस में रहता है। अब प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन करता है वाइस प्रेसिडेंट को। और इसके अलावा बात करें तो प्रेसिडेंट जो है इंडियन केस में कितनी बार भी जो है उसको रीइलेक्ट या रीइलेक्शन लड़ सकता है। कोई नंबर ऑफ फिक्स टाइम, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स उस पर मैंशन नहीं है या। लेकिन यूएसए केस में क्या होता है कि वो सिर्फ 2 ही बार जो है प्रेसिडेंट बन सकता है अपने लाइफ स्पैन के अंदर। यही पॉइंट गवर्नर के केस में कहता है कि
कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक गवर्नर जो होता है वो उस ऑफिस में रहता है। और ये जस्टिफाइबल नहीं होता, मतलब जस्टिफाइबल इन द सेंस क्या है कि गवर्नर का कोई टेन्योर जो है फिक्स नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो उसको कहीं और अपॉइंट कर सकता है गवर्नर को, और रिजाइन किसको करता है? प्रेसिडेंट को करता है। फिर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो जब तक उस ऑफिस में रहता है, प्रेसिडेंट ऑफिस में, जब तक एक नया सक्सेसर नहीं आ जाता है। सेम केस आपका जो है गवर्नर के केस में होता है। फिर हम बात करते हैं वीटो पावर की। अब वीटो पावर बताने से पहले मैं छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ आपको कि कानून बनाने से पहले, मतलब कानून अगर बनाना है तो क्या किया जाता है? तो सबसे पहले बिल लाया जाता है, चाहे वो पहले पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर से पास करवाना होता है। अब उसको कानून कब बनता है? जब प्रेसिडेंट और या गवर्नर हामी देते हैं। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास कुछ पावर्स होती हैं। क्या क्या होती हैं? अब वही देखते हैं। वही वीटो पावर होती है। क्या? पहली आती है आपकी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वीटो पावर। इसमें क्या होता है कि विद होल्ड कर लिया जाता है बिल को कुछ समय के लिए। विद होल्ड करना मतलब वो हामी नहीं देता है। दूसरा, ये ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ, मनी बिल की बात नहीं कर रहा। ऑर्डिनरी केस में ऐसे ही होता है। फिर आता है सस्पेंसिव। सस्पेंसिव में क्या होता है कि बिल को रिटर्न कर दिया जाता है रिकंसिडरेशन के लिए, ताकि पूर्ण विचार किया जाए दोबारा से अगर कुछ खामी रह गई है। अगर दोबारा से इसको गवर्नर या प्रेसिडेंट के समक्ष रखा जाता है तो गवर्नर और प्रेसिडेंट को उस समय पे इसको हामी देनी होती है। फिर तीसरा आता है आपका पॉकेट पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि ना गवर्नर के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता इस केस में। इनडेफिनेट टाइम के लिए उसको रख दिया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना एक पॉइंट में कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है उस केस में ये चीज़ लागू नहीं होती है। तो ध्यान करना, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है या बदलाव किया जाता है, संवैधानिक बदलाव किया जाता है, तो ये केस में ये जो है पॉकेट विटो, उस केस में ये लागू नहीं होती हैं। और मनी बिल मैंने आपको बता ही दिया। मनी बिल में क्या होता है कि देखो, मनी बिल जो है अगर मनी बिल को लेके आते हैं तो वो प्रेसिडेंट और गवर्नर की हामी से ही लाया जाता है और तब उसको पास किया जाता है। फिर दोबारा से उसको प्रेसिडेंट के समक्ष रखा जाता है उसकी हामी के लिए, ताकि वो कानून बन सके। सो ये आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारा है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके आर्टिकल्स की, कौन से आर्टिकल्स के तहत ये आता है। तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, सो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो आता है आपका 123, और आपका जो गवर्नर का है वो है 213। सो आप ये याद रखना, मैंने पहले भी इसको बताया है फर्स्ट स्लाइड के अंदर। और अब हम बात करते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं, क्या क्या इसकी पावर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि रिसेशन। अगर देखो, अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है अगर सेशन में नहीं है, मतलब सेशन में नहीं, ऑब्वियसली बात है कि रिसेशन है, तो ये उस समय पे ये ऑर्डिनेंस जो है उसको लागू किया जाता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा। और वो भी लागू तभी होता है जब एड एंड एडवाइस पे किसकी? काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं वो काम करते हैं किस पे? एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। सो ये आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि जो ऑर्डिनेंस होता है उसकी सेम फोर्स होती है जैसे आपकी कानून की होती है। जैसे मतलब जो जो कानून बना दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उसकी सेम फोर्स होती है, सेम तरीके से वो लागू होता है उसी शक्ति के साथ। थर्ड पॉइंट कहता है कि इसकी जो ड्यूरेशन जो होता है वो 6 मंथ होता है और 6 वीक होता है। 6 मंथ इसलिए क्योंकि जब दो सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम गैप जो होता है वो 6 मंथ का होता है। और 6 वीक्स इसलिए है क्योंकि जब भी वो बैठे, मतलब जो अगर जब भी सेशन बैठता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो विद इन 6 वीक या तो उसको कानून बनाया जाए, नहीं तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है, या तो नल एंड वॉइड हो जाता है। सो यही उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है। और इसके अलावा जो है ये जो ऑर्डिनेंस जो है ये सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर लागू होता है या लागू करवाया जा सकता है जो जिस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यूनियन लिस्ट जो होती है, जो भी यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स दिए होते हैं उस पर, और जो स्टेट लिस्ट में जो दिया होता है उसी पर ये कानून बना सकते हैं। और
लास्ट पॉइंट होता है कि जस्टिफाइबल होते हैं, या सॉरी, जस्टिफाइबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेलाफाइड। सो इसका कहने का मतलब ये है, अगर ऑर्डिनेंस जो है वायलेशन करता है, वायलेशन इन द सेंस कि अ, जैसे कहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर। सो ये हैं आपके कुछ पॉइंट्स। आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी बताया है और जो भी मैंने समझाया है, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।